अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द मिड एंगल प्रीमेड यूट्यूब चैनल। तो आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है फोर्स एंड मोशन। और इस चैप्टर में हम लोग काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों की बात करेंगे, जैसे कि जैसे कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, और बहुत से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि हमें थ्रू आउट द चैप्टर हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मोशन एंड रेस्ट की। तो मोशन एंड रेस्ट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो मोशन एंड रेस्ट आर बोथ रिलेटिव। अ बॉडी is said to be in motion when it changes its position relative to a stationary observer, and in rest when it does not change its position to a relative to the observer. अब इसका मतलब क्या है? कंसिडर करते हैं हमारे पास दो बॉडीज हैं, राइट? उनमें से एक बॉडी तभी मोशन में कंसिडर की जाएगी जब वो बॉडी किसी दूसरी बॉडी के नज़रिए में मूव कर रही होगी। यानी एक ऑब्जर्वर हमारे पास जो मूव कर रहा है और दूसरा ऑब्जर्वर हमारे पास जो स्टेशनरी है, जो रेस्ट पे है। अब जो ऑब्जर्वर रेस्ट पे है ना, जब वो देखेगा कि दूसरी जो बॉडी है वो मूव कर रही है उसके नज़र में, ठीक है, तभी हम कहेंगे कि जो दूसरी बॉडी है दैट इज इन मोशन। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम कहेंगे कि दोनों बॉडीज रेस्ट पे है। So this is why we say कि motion and rest they are relative। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें हमारे पास एक कार है और एक ऑब्जर्वर यानी कि एक पुलिसमैन है। अब हुआ क्या, पुलिसमैन अपनी जगह पे अब स्टेशनरी खड़ा हुआ था एंड जो कार थी वो उसके पास से मूव करते हुए गई। अभी पुलिसमैन कैसे कह सकता है कि जो कार है वो मोशन में है? वो ये तभी कह सकता है जब वो खुद स्टेशनरी होगा, यानी मूव नहीं कर रहा होगा, और जो कार होगी वो उसके विजन में मूव कर रही होगी। तो अब हमें समझ में आ गया कि मोशन एंड रेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है या फिर एक बॉडी है जो कि अपनी इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे मूव कर रही है, एक डिस्टेंस या फिर एक डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट इस सिनेरियो में क्या होगी? बेसिकली डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इस सिनेरियो में ये होगी, जो उस बॉडी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, जो उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, यानी अगर हम दोनों पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बना दें, वो स्ट्रेट लाइन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। अब ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डिस्टेंस से डिफरेंट किस तरह से, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है? तो डिस्टेंस जो होता है ना, डिस्टेंस बेसिकली टोटल एरिया जो होता है जो बॉडी ने कवर किया होता है। यानी हम लोग एक फिगर देख लेते हैं। ये हमारे पास एक फिगर है, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक बॉडी ने पॉइंट ए से अपनी जर्नी स्टार्ट की और पॉइंट बी पे अपनी जर्नी खत्म की, और बीच में उसने कुछ पॉइंट्स कवर किए, जैसे कि पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। अब पॉइंट ए से उसने स्टार्ट किया, फिर वो पॉइंट सी पे गई, फिर वो पॉइंट डी पे गई, एंड देन फाइनली वो आई पॉइंट बी पे। जो टोटल डिस्टेंस जो होगा ना, वो पूरा एरिया जो उसने कवर किया है, यानी ए से लेके सी, देन डी से लेके बी तक, ये जो पूरा जो पूरी जो इसकी जो पाथ थी ना, ये होगी डिस्टेंस। लेकिन अगर हम ए से लेके बी तक एक स्ट्रेट लाइन बना दें, यानी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच का, वो हमारे पास होगी डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास एक डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। और नीचे भी हम लोगों ने यही बात लिखी हुई है कि डिस्टेंस इज एक्चुअली द एंटायर लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, यानी ए से लेके सी, देन वहाँ से डी, देन वहाँ से बी जो फाइनल पॉइंट है। whereas displacement will only be the shortest distance between the initial point and the final point। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का जो एसआई यूनिट है वो भी मीटर्स ही होता है, जैसे कि डिस्टेंस का एसआई यूनिट है। अब डिस्प्लेसमेंट के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है? सबसे पहले हम वेलोसिटी की डेफिनेशन जान लेते हैं। Basically, the displacement covered per unit time is called velocity. It is also a vector quantity and has the same direction as the displacement. And इसका जो SI यूनिट है वो है मीटर्स पर सेकेंड। तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। अगर हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट है और हम उसको डिवाइड कर दें किसी यूनिट टाइम से, लेट से हमने यूनिट टाइम ले लिया सेकेंड्स, तो अगर हम उस डिस्प्लेसमेंट को यूनिट टाइम यानी कि सेकेंड से डिवाइड करेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि एक सेकेंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर कर रही है। और वही एक सेकेंड वाली डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या कहलाएगी? वेलोसिटी। इसकी हम मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लेते हैं।
वही जैसा कि मैंने बताया था, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर यूनिट टाइम। और इसका ऐसा यूनिट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मीटर्स पर सेकंड, जैसे कि स्पीड का होता है। अब वेलोसिटी से लेके कुछ मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जानने के लिए। तो सबसे पहले है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी बेसिकली हमारे पास जो बॉडी की टोटल डिस्प्लेसमेंट है और उसकी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में जो टोटल टाइम लगा है, उन दोनों की जो वेलोसिटी होती है ना, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इसको हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम, लेकिन अगर हम टाइम इंटरवल को बहुत कम कर दें, इतना कम कर दें कि वो ऑलमोस्ट जीरो तक हो जाए, और डिस्प्लेसमेंट और उस टाइम इंटरवल में, यानी ऑलमोस्ट जीरो जो हमारा टाइम इंटरवल था, उस टाइम इंटरवल में जितनी भी डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है ना, उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। बेसिकली हमारे पास हम कंसिडर कर लेते हैं एक बॉडी है, राइट। अब उस बॉडी ने एक डिस्टेंस कवर किया या फिर एक डिस्प्लेसमेंट कवर की, और टोटल टाइम लगा 10 सेकेंड। अब अगर उस बॉडी ने शुरू के 5 सेकेंड में एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट कवर की और आखिरी के 5 सेकेंड में भी एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट कवर की, लेकिन अगर शुरू के 5 सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट और आखिरी के 5 सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाए, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि बॉडी इज मूविंग इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि बॉडी ने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल ही डिस्प्लेसमेंट कवर की। ऐसा नहीं हुआ कि शुरू के 5 सेकंड में बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कुछ थी एंड देन आखिरी के 5 सेकंड में कुछ और हो गई, ऐसा नहीं हुआ। दोनों दोनों 5 सेकंड्स में बॉडी ने इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर की, ठीक है। तो जब एक बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हम इसको कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ना एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों इक्वल हो जाती है। अब वेलोसिटी के बाद हमारे पास एक फाइनल कॉन्सेप्ट होता है एक्सेलरेशन का। अब एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन बेसिकली टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। यानी कंसिडर कर लेते हैं वेलोसिटी में कोई चेंज आया, राइट। अब उस चेंज को आने में कितना टाइम लगा, उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं। a इज इक्वल्स टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, यानी वही वाली बात कि अगर वेलोसिटी में कोई भी चेंज आया तो फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इसकी जो डायरेक्शन होती है, ऑब्वियसली हर वेक्टर की एक डायरेक्शन होती है, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो सेम डायरेक्शन होती है जो वेलोसिटी की होती है। और अगर हम इसकी ऐसा यूनिट की बात करें तो इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन से जुड़े जुड़े हुए भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जैसे कि एवरेज एक्सेलरेशन, यानी कि टोटल वेलोसिटी का जो रेशियो होता है टोटल टाइम से, उसे हम कहते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। उसके बाद हमारे पास आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यानी कि अगर चेंज ऑफ वेलोसिटी को लाने में टाइम इंटरवल जो हम ले रहे हैं वो बहुत शॉर्ट है, यानी इतना शॉर्ट कि वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, तो उस रेशियो को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। उसके बाद हमारे पास आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में हमारे पास अगर इक्वल चेंजेस आ रहे हो वेलोसिटी में, तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको अगर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूं, तो कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक गाड़ी है जो कि एक्सेलरेट कर रही है, और उसने जो टोटल एक्सेलरेशन की उसको लगे टोटल 4 सेकेंड्स, राइट, 4 सेकेंड्स। अब हुआ ये कि शुरू के 2 सेकेंड में उस कार ने 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन करी, एंड देन आखिरी के 2 सेकंड में भी उसने 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की। तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन अगर शुरू के 2 सेकंड में बॉडी लेट्स से 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन करती और आखिरी के 2 सेकंड्स में वो 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन करती, तो इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, a car traveling in a straight line along a highway at a constant speed of 80 miles per hour for 10 seconds. Find its acceleration. तो चूंकि अब यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, तो हमें याद है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन।
लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना एक इंतहाई किस्म की मिस्टेक होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कार इज ट्रैवलिंग इन कांस्टेंट स्पीड, यानी कार की जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही, वो कांस्टेंट ही है। तो जब कार की स्पीड चेंज ही नहीं हो रही तो गाड़ी एक्सेलरेट कैसे करेगी? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सिंपली 0 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होगा। हमें इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कोई भी किस्म की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्जैक्टली हमारा आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। द स्पीड एंड वेलोसिटी आर कांस्टेंट सिंस देयर इज नो चेंज इन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्टिवली। एज अ रिजल्ट द एक्सेलरेशन विल बी जीरो बिकॉज एक्सेलरेशन इक्वल्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन हमारे पास ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। तो ये थी हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन, सिंपल सी एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन की। एंड आई होप ये टॉपिक हम सबको क्लियर होगा। थैंक यू।